नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने उपचुनाव को लेकर जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि केवल विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता नहीं लागू होगी। मतदान के दौरान 5 कंपनियां तैनात रहेंगी। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और इस उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जो है वहां पर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है और जो कार्यक्रम है वो इस तरह से रहेगा कि अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा और नामांकन जो दाखिला है वो 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक के लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जो समीक्षा है वो 28 अक्टूबर को होगी और मतदान की तिथि 13 नवंबर। मतगणना की तिथि जो है वो 23 नवंबर है और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न करना होगा वो 25 नवंबर रहेगा। हमने रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हेतु पुख्ता व्यवस्था सुरक्षा और कानून की है। 5 कंपनियां वहां पर तैनात की जाएगी और स्ट्रांग रूम, काउंटिंग सेंटर, इसी तरह विभिन्न सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ये वहां पर तैनात रहेंगे। जो आयोग के निर्देश है वो मतदाता पहचान पत्र के माध्यम से ही मतदान होगा और इसके अलावा जो है 12 विविध पहचान पत्रों को भी इस बार निर्वाचन में मान्यता रहेगी। जो नाम निर्देशन पत्र है वो नाम निर्देशन पत्र मैंने आपको बताया है कि उसके लिए हमने व्यवस्था जो की है वो कलेक्टर परिसर में हमारे रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो अधिसूचना प्रकाशन की डेट है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है उसके बीच में ये नाम निर्देशन पत्र वहां पर सबमिट होंगे। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,70,936। इसमें 1,37,713 पुरुष है और 1,37,171 महिला मतदाता है। इस तरह महिला मतदाता की संख्या पुरुषों से अधिक है और 1,000 पुरुषों से 1,026 महिला मतदाता इस क्षेत्र में है। तृतीय मतदाता 52 है। सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1188 है और कुल मतदाता जो 18 और 19 वर्ष के प्रथम बार मतदान करेंगे वो है 5,014। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 1711 है। 100 वर्ष आयु या शतायु ऐसे 56 मतदाता है। जो दिव्यांग मतदाता है और जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता होंगे उनको घर पर ही मतदान या डाक मतपत्र जिसे कहा जाता है उसकी सेवा उपलब्ध रहेगी और अधिसूचना प्रकाशन यानी 18 अक्टूबर से 5 दिवस के अंदर इन्हें यदि ये विकल्प लेते हैं तो अपने घर की सुविधा से ये मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा यदि वो चाहे तो मतदान केंद्र पर भी मतदान कर सकते हैं। इनके लिए दिव्यांग रथ की विशेष व्यवस्था रहेगी जो घर से ही इन्हें निःशुल्क सेवा परिवहन की प्राप्त होगी मतदान केंद्र तक मतदान के दिन। रायपुर नगर दक्षिण में कुल 253 मतदान केंद्र है और विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन के समय भी इतने ही मतदान केंद्र थे। 119 मतदान केंद्र लोकेशन है। इस बार हमने अलग ये किया है कि 253 मतदान केंद्र जो हमने बनाए थे पिछले बार उस समय 1500 से अधिक ऐसे जितने मतदान केंद्र थे वहां पर हमने कुल 2 मात्र ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन दिए थे
इस बार इस संख्या को हमने बढ़ा दिया है और 13 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हमने बनाए हैं। सघन लोक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि सुविधा के लिए ये काफी कारगर और सहयोगी रहेगा। विधानसभा में 10 संगवारी मतदान केंद्र भी हम बनाएंगे, जो पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित रहेगा। 5 आदर्श मतदान केंद्र, 1 दिव्यांग के द्वारा संचालित मतदान केंद्र और 5 पूर्णतः युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र रहेगा। और सभी बुजुर्गजनों और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए जो है मतदाता मित्र हम तैनात करेंगे। इनमें 253 मतदान केंद्रों में से 127 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां पर सीधे लाइव वेबकास्टिंग भी होगा। जो मतदाता ईडीसी के लिए, ऐसे निर्वाचन कर्मी जो कि ईडीसी के लिए पात्र होंगे, विधानसभा क्षेत्र में जिनकी ड्यूटी लगेगी और जो कि वही के मतदाता है, उन्हें ईडीसी का भी हम सहायता देंगे। इसके अलावा जो सेवा मतदाता है, उन्हें ईटीबीबीएमएस से भी मतदान करने की पात्रता रहेगी। इसके अलावा जितने निर्वाचन कर्मचारी वहां पर लगे होंगे, उनको यदि वो प्रारूप 12 में आवेदन करते हैं तो डाक मतपत्र के माध्यम से, विभिन्न सुविधा केंद्र के माध्यम से वो मतदान भी कर सकेंगे। नाम निर्देशन की व्यवस्था के लिए जिला मुख्यालय में हमने तैयारी की है और अभ्यर्थियों से ये आग्रह रहेगा कि जो आयोग के निर्देश है कि नामांकन कक्ष में कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे और जो रोड शो है उसमें भी मात्र 3 वाहनों की जो है पात्रता रहेगी। प्रचार प्रसार के लिए हमने करेंगे कि अधिक से अधिक जो है मतदान का प्रतिशत रहे और 13 नवंबर को जो तय है। छत्तीसगढ़ में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। सीएम साय ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल करी है और हम गौरव के साथ कहते हैं कि पिछले 2 वर्षों में हमने चीता का इंटरनेशनल ट्रांसलोकेशन कराकर एक वन संरक्षण के विषय में एक नए मुकाम को हासिल किया है। इसके अंतर्गत हमने अपने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ाई है और उसके साथ ही साथ स्थानीय लोगों के साथ सामुदायिक जीवन के साथ विकास करने के आयामों को आगे बढ़ाया है। मेरा यह मानना है कि हमारे जितने भी वनकर्मी हैं, उनकी जीवन शैली में खेलों का विशेष महत्व है। खेल से आपसी समझ, सामंजस्य, सौहार्द की भावना विकसित होती है। साथ ही साथ एकाग्रता, धैर्य और साहस भी बढ़ता है और ये गुण वन कर्मियों को उनको कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को सहजता से सामना प्रदान करने में मदद प्रदान करते हैं। खेल मनुष्य के अंदर साहस और शौर्य को बढ़ावा देते हैं। खेलों का अनुभव केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि समस्त खेल प्रेमियों के लिए भी आनंद का स्रोत होता है। खेल हमको अनुशासन और परिश्रम की शिक्षा देते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। इसलिए इस खेल महोत्सव के अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस खेल महोत्सव का आनंद लें, अनुशासन के साथ खेल भावना को अपने जीवन में अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपने ये 27वीं आपने ये उद्बोधन सुना। माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, मुख्य अतिथि, केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उन्होंने अपना संदेश हमारे बीच भेजा। और अब अवसर है हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को सुनने का, उनके आशीर्वचन लेने का। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में आज मंच में विराजमान आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बंधुवर श्री केदार कश्यप जी, बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हमारी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, मंच में विराजमान श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, मंत्री श्री राजेश मुढ़त जी, पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक, रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, धरसींवा के विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा जी, T20 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री सूर्य कुमार यादव जी, उनकी फ्लाइट थी, वो अपना उद्बोधन देकर चले गए हैं। डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती लीना नंदन, भारत सरकार वन विभाग की सचिव, उनकी भी फ्लाइट थी, वो भी अपना उद्बोधन देकर चली गई है। डीजी फॉरेस्ट भारत सरकार श्री जितेंद्र कुमार जी, हमारे प्रदेश के पीसीसीएफ श्री श्रीनिवास राव जी, भारत सरकार वन विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश सरकार वन विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस खेलकूद प्रतियोगिता में वन विभाग के देश के सभी प्रदेशों से आए सम्मान्य खिलाड़ी बंधुगण और प्रेस के मित्रों, ये माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं भारत सरकार वन विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो इस आयोजन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना, हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर को चुना और इस भव्य आयोजन के लिए हमारे प्रदेश के वन विभाग ने बड़ी मेहनत की है। मैं अपने प्रदेश के वन विभाग के हमारे मंत्री सहित उनकी पूरी टीम को भी हम इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार जी चले गए हैं, उनकी फ्लाइट थी, आप सब लोगों का उनका इंतजार था। पूरे देश में उनके काफी प्रशंसक हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जैसे हमारे वक्ताओं ने बताया कि इस तरह का जो प्रतियोगिता है वन खेलकूद प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। तब सिर्फ 11 प्रकार के खेल होते थे और 650 खिलाड़ी पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिए थे। प्रतियोगिता की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई और इस साल लगभग 24 प्रकार की खेल स्पर्धा होगी, जिसमें 299 तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और देश भर से करीब 3000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम यहां आई हुई है। इस दौरान न केवल हमें शानदार खेल का नजारा दिखेगा, अपितु यहां लघु भारत भी नजर आएगा। खिलाड़ियों के लिए भी यह मौका बहुत अच्छा होता है, वे एक दूसरे
से परिचित होते हैं, उनकी संस्कृति को जानते हैं। यह समझने का मौका मिलता है कि भारत कितनी विविधता से भरा हुआ देश है और यह विविधता भारत को एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरत बनाती है। आज देश भर से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन खेलों में हिस्सा लेने आए हैं। वन विभाग की सेवा में दमखम बहुत जरूरी होता है। जंगल में कई किलोमीटर का सफर तय करना होता है, इसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी होती है। खेलों के माध्यम से न केवल आप लोग अपने को फिजिकली फिट रख पाते हैं, अपितु आपका मनोरंजन भी होता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उससे खेलों के क्षेत्र में देश का उज्जवल भविष्य साफ नजर आता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में खेलों की अधोसंरचना को बढ़ाने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बढ़िया काम हुए हैं। एक समय मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में देश ने हॉकी के खेल में बड़ी उपलब्धियां अर्जित की थी और इसका लोहा जर्मनी के चांसलर हिटलर ने भी माना था। वह दौर आज भी वापस आया है जब पेरिस ओलंपिक से भारतीय हॉकी टीम पदक लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची और कैप्टन श्री जेस ने जब प्रधानमंत्री को हॉकी थमाई तो यह दृश्य हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली था। पैरालंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जब उन्हें कैप पहनाना चाहा, लेकिन उनके छोटे कद के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। आप सब लोगों ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जमीन में बैठ गए और नवदीप ने उन्हें कैप पहनाई। जब देश में ऐसे खिलाड़ी हों और ऐसा नेतृत्व हो तो निश्चित ही खेल की तरक्की होती है। हमारी सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले कुछ साल राज्य खेल अलंकरण समारोह हमारे प्रदेश में नहीं हो पाए थे। हम लोग सरकार में आने के बाद फिर से उस परंपरा को यहां पर शुरू किए हैं। इससे हमारे प्रदेश के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनका मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा है। हमारे साथ आज वन विभाग के खिलाड़ी मौजूद हैं। आप लोग दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। खिलाड़ी के रूप में देश को खेलों में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और वन रक्षक के रूप में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी आप सभी लोग लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यह चुनौती और भी बड़ी है। हमारे प्रदेश का 44% हिस्सा वनों से आच्छादित है। इतने बड़े क्षेत्र में वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी संभाल रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। समापन के अवसर में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर का भी यहां पर आगमन होगा। वो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का क्षण रहेगा। प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को मैं फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि शानदार खेल का प्रदर्शन कीजिए और छत्तीसगढ़ की सुंदर यादें अपने साथ लेकर जाइए। छत्तीसगढ़ आए हैं तो कांगेर वैली से लेकर सेमरसोत तक जंगलों की पूरी श्रृंखला यहां मौजूद है। इसे जरूर देखिए। यहां के जंगलों को देखना आपके लिए यादगार अनुभव होगा। यहां चित्रकूट में एशिया का नियाग्रा कहा जाने वाला जलप्रपात है और वहीं कांगेर वैली में चूना पत्थर की गुफाएं हैं जो भूगर्भ विज्ञान का चमत्कार है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन्हें भी समय देकर निकालकर जरूर देखें। मैं अंत में 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के इस सुंदर आयोजन के लिए पुनः विभाग को बधाई देता हूं और ये प्रतियोगिता अच्छे से संपन्न हो इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए
और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं एक बार फिर से पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हमारे वन विभाग के खिलाड़ियों का माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर में बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा का उद्घोष करेंगे। मैं 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जैसे ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इस खेलकूद की, तो पहले से ही पुरस्कार की शुरुआत होनी चाहिए। मार्च पास्ट जो आपने देखा है उसके पुरस्कारों की हम घोषणा यहां पर कर रहे हैं। माननीय अतिथि के हाथों से, अतिथिगण के हाथों से ये मिलेगा। आपको बता दें कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार तो है, उसके साथ ही 2 कॉन्सोलेशन प्राइज भी है। हम एक एक करके नाम ले रहे हैं और उस दल के खिलाड़ी मंच की ओर आगे बढ़ेंगे शीघ्रता से। सबसे पहले कॉन्सोलेशन प्राइज में स्थान मिला है आसाम को। आसाम के फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।